Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. पहला आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है. सेकेंड आर्टिकल में वी गोना टॉक अबाउट चाइना resumes कैलाश मानसरोवर यात्रा. वी गोना टॉक अबाउट दिस. एंड थर्ड आर्टिकल में कोल डस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, आजादी से पहले ही गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया गया था. बट अब गोवा के बाद उत्तराखंड आपकी पहली ऐसी सरकार बनने वाली है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब अप्लाई होगा. तो अगर बात की जाए यूसीसी की, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके यहां पर अलग अलग पर्सनल लॉ मिलते हैं, पर्सनल लॉ इन द सेंस जो मैरिजेस के लॉ होते हैं, जो डिवोर्स के होते हैं, अडॉप्शन के होते हैं, इन सभी केसेस में अब यहां पे एक सिंगल लॉ एप्लीकेबल होगा. जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अब वो नहीं होगा. यहां पर सिर्फ एक ही सेट ऑफ पर्सनल लॉ यूनिफॉर्मली सभी सिटीजन के ऊपर अप्लाई होगा, रिस्पेक्टिव उनका क्या रिलीजन है, क्या जेंडर है, क्या कास्ट है और किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं. मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यूसीसी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है इक्वालिटी को, सेकुलरिज्म को एंड इसके साथ साथ नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है. अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी है आपका, ये आर्टिकल डायरेक्टली डील करता है यूसीसी से, जहां पर कहा गया है कि भाई स्टेट को सिविल मैटर्स के लिए कहीं ना कहीं एक, आप ये कह सकते हो कि यूनिफॉर्म लॉ को अप्लाई करना चाहिए. अब इसके साथ साथ अगर आर्टिकल 14 को अगर आप रीड करें, आर्टिकल 14 आपका प्रमोट करता है इक्वालिटी को. अब इक्वालिटी का मतलब होता है कि भाई सभी कानून के सामने वैसे बराबर हैं. तो यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है रिलीजन के नाम पे, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे. तो आर्टिकल 14 भी कहीं ना कहीं यूसीसी को सपोर्ट करता है. वेयर एज आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम प्रोवाइड करता है रिलीजन की, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट है आपके यूसीसी के, जहां पर पर्सनल लॉस को आप ये कह सकते हो कि आश्रय मिलता है या पर्सनल लॉ को यहां से सपोर्ट मिलता है. तो दैट इज द थिंग. अब दुनिया में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर आपको ये यूसीसी की पहल देखने को मिल रही है. यूएसए, यूरोप में यूसीसी अप्लाई हो रखा है, जहां पर आप देखिए यूएस, फ्रांस, जर्मनी ये सेक्युलर है, बट इनका जो सिविल लॉ है सभी सिटीजन्स के साथ एक साथ काम करता है. इवन टर्की ने भी 1926 में अपने आप को, जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी इंडिया में, उस समय इन्होंने यूसीसी अडॉप्ट किया था स्विस लॉ मॉडल के ऊपर. हाँ, एक बात यह है कि इंडिया के अंदर गोवा पहली ऐसी स्टेट थी, बट जहां पर पुर्तगीज ने सिविल कोड को अप्लाई किया था तो वहां पर यूसीसी आया था. बट उसके अलावा उत्तराखंड में भी अब आपका यूसीसी आ चुका है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेरियस जजमेंट में इस चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है. जैसे 1985 के शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि भाई हमें यूसीसी को अप्लाई करना चाहिए ताकि मुस्लिम वुमेन्स के राइट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. एंड ऐसे ही सरला मुदगल केस में 1995 में मिसयूज ऑफ पर्सनल लॉ को रोकने के लिए स्ट्रेस किया था यूसीसी के ऊपर. अब रीसेंट जो पुट्टस्वामी जजमेंट थी, इसमें प्रिवेसी को कहीं ना कहीं बेस बनाया गया. एंड यहां पर यह कहा गया कि भाई देखो, यूनिफॉर्मिटी आपकी ओपन है डिस्कशन के लिए, बट यस यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हो कि टिंट वहां पर भी देखने को मिला. अब यहां पर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी हमारी, उन्होंने डिबेट एंड डिस्कशन के टाइम पे या वेरियस कमेटीज ने क्या कुछ रिकमेंड किया. तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट के अंदर हमारे जो बी आर अंबेडकर जी थे, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भाई यूसीसी अप्लाई होना चाहिए, इससे नेशनल इंटीग्रेशन आपकी प्रमोट होगी. इवन नेशनल कमीशन ऑन वुमेन ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन में यूसीसी को जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी को रोकने के लिए सही ठहराया था. एंड इवन लॉ कमीशन ने अपनी 183rd रिपोर्ट में यह कहा था कि भाई मैरिज लॉ को लेके रिफॉर्म आने चाहिए. इवन 242 रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भी हमें रिफॉर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए पर्सनल लॉ के. देन एक कंसल्टेशन पेपर इन्होंने 2008 में आया था इनका, जहां पर यह कहा था कि भाई रिफॉर्म लेके आइए, रादर आप सीधा ही यूसीसी लेके आए. इवन सरकारिया और पुंछी कमीशन की रिपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं फेडरल अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था. एंड
ये जो रिफॉर्म्स है ये बॉटम अप आने चाहिए, मतलब जो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करके आप रिफॉर्म लेके आएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, सस्टेनेबल होंगे, ऐसा यहां पर भी कहा गया था। अब कुछ लोग यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। जैसे पर्सनल लॉ में कई बार आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, खासकर डिवोर्स के मैटर में, इनहेरिटेंस के मैटर में और प्रॉपर्टी राइट के मैटर्स में। तो कहते हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो ये जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी आपकी खत्म हो जाएगी। मोर ओवर नेशनल इंटीग्रेशन को ये प्रमोट करेगा, सेंस ऑफ यूनिटी यहां पर आएगी। जो फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉ है कहीं ना कहीं ये एक अलग आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड इवन सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्म एक समान। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें रिलीजन कोई आपका एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करें, तो उसको भी ये यहां पर प्रमोट करेगा। एंड इवन जो जुडिशरी है, क्योंकि लिटिगेशन आपके कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, तो यहां पर जुडिशरी के पास भी एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव करने का एक चांस क्रिएट होता है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है आपकी कि भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद से आर्टिकल 44 में इसके बारे में कहा गया है। बट कुछ चीजें हैं जो इसके अगेंस्ट जाती है। जैसे अगर हम देखें तो यहां पर हम सेकुलरिज्म को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब तो होता है को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ जितने भी हम डाइवर्स हों बट स्टिल हम एक साथ रहें। तो सेकुलरिज्म का जो ओरिजिनल टिंच है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं ये उसको डाइल्यूट कर देगा। मोर ओवर अगर आप देखें तो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट होता है जहां पर आप ये मान के चलो कि जुडिशरी हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप पीसमिल अप्रोच लो। अब इसमें आप रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेके आओ, एकदम से लेके आओगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मोर ओवर रिलीजियस फ्रीडम जो कि आर्टिकल 25 का पार्ट है, गारंटी दी गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसको भी ये इन्फ्रिंज करता है। एंड मोर ओवर यहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा, बिकॉज इंडिया यूएस या यूरोपियन कंट्रीज की तरह एक लाइक सिंगल कल्चर कंट्री नहीं है। इंडिया में बहुत डाइवर्स कल्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस डाइवर्स कल्चर का कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो क्रक्स ये है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया बना ही इंडिया इस वजह से, तो आपको उसको भी यहां पर सेफगार्ड करना चाहिए। तो अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है यहां पे? देखिए, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच, धीरे धीरे आप सोसाइटी में चेंजेस लेके आइए। एकदम से चेंजेस लेके आते हैं तो जैसे 1857 से पहले तक जैसे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहे थे तो आपको एक रिवोल्ट देखने को मिला। तो वैसा रिवोल्ट का एक चांसेस रहता है, बिकॉज सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती जल्दी से, क्योंकि उनके ऊपर चीजें फोर्स की जा रही हैं। तो आप लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कीजिए, वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ आप इंगेज कीजिए, उनके कंसर्न समझिए, उनको एड्रेस कीजिए। आप पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर फोकस कीजिए, एग्जिस्टिंग लॉ को और ज्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। इससे आप कहीं ना कहीं एक बेटर स्टेज सेट कर पाएंगे जहां पर आप ये मान के चलो कि आप इंश्योर करो पाओगे रिलीजियस फ्रीडम को भी और इवन कल्चरल प्रैक्टिसेस के बीच में एक आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तो दैट कुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड चाइना। देखिए, इस सेकेंड आर्टिकल में कहा गया कि इंडिया और चाइना ने आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम किया, वीजा इशू अब होने लगे हैं। तो सबसे पहली बात, 2020 के जो क्राइसिस हमें देखने को मिले थे एलएसी के, उसके बाद से ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि कोविड 19 के बाद से, इवन 2020 के एलएसी के केस के बाद से, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एकदम रुका हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हो कि बिल्कुल बंद था। बट अभी फिर से रिज्यूम होने से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन के इंप्रूवमेंट के चांसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पे अभी क्या कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा तो समर 2025 में, इस साल समर में स्टार्ट होगी। बट उससे पहले जैसे आपस में जो एक्सचेंज वगैरह है, जैसे मीडिया का या थिंक टैंक का या अदर कल्चरल एक्सचेंज, उनको रिज्यूम कर दिया जाएगा। अब एक बात यह भी है कि हमें जो यारलुंग सांगपो के ऊपर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये एक डैम बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, तो उसको लेके कुछ कंसर्न्स हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भी जो भी ट्रांसबाउंडरी रिवर्स होंगी, हम उसके ऊपर कैसे हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करें, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट हम लाएंगे। अब यहां पे इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो जो
ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिया की मार्केट में, और इंडिया के कुछ कंसर्न थे कि भाई फार्मास्यूटिकल और हाईटेक एक्सपोर्ट में आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड यहां पर एक दूसरे के साथ जो पॉलिसीज है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना कहीं ना कहीं हम प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वैसे एलएसी के आसपास जो ये टेंशन स्टार्ट हुई थी गलवान क्लैश के बाद से, इंक्लूडिंग दैट लाइक इंसिडेंट्स, तो उसके बाद से हम दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे काफी अच्छे तो नहीं चल रहे थे, क्योंकि 2020 में हमने इनकी तरफ से आने वाले लाइक इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी, जिसके जवाब में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड सेक्टर्स पे चाइना ने एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी। तो अभी कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अभी आपको डिप्लोमेटिक री इंगेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पर बायलैटरल रिलेशंस को आप स्टोर कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर डायलॉग डिबेट्स आपके चलते रहें, सो दैट आप स्टेबलाइजेशन के ऊपर फोकस कर सके, एंड आपस में जो ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि इकोनॉमिक टाइज दोनों देशों के इंप्रूव हो और दोनों कंट्रीज इससे बेनिफिटेड हो। तो इसके ऊपर फोकस करना होगा हमें, एंड इससे कहीं ना कहीं साउथ एशिया या एशिया वाले पूरे एरिया में आपकी पीस एंड स्टेबिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, देखो जैसा मैंने आपको कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस करना होगा। तो चाहे आप यहां पर बात करें सस्टेनेबल डायलॉग्स, आपके एक ऐसे एरिया है कि आपस में जब तक डिबेट डिस्कशंस नहीं चलेंगी तब तक आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाओगे, उन्हें एड्रेस नहीं कर पाओगे। तो यहां पे आपको मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमिक मैटर्स हो, इन सबको लेकर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना पड़ेगा और डायलॉग्स को प्रमोट करना पड़ेगा। कोर इश्यूज जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ लाइक फ्यूचर में आपको प्लान करना पड़ेगा। मोर ओवर आप आपस में ट्रेड को इन्हांस कीजिए, आप इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस कीजिए कि ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस ना हो, एंड इंकरेज कीजिए इन्वेस्टमेंट को। आपस में पीपल टू पीपल टाई को आप प्रमोट कर सकते हैं, एकेडमिक या रिलीजियस एक्सचेंजेस को आप प्रमोट कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशन वापस से नॉर्मलाइज हो सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल। देखिए अभी एक स्टडी पब्लिश हुई, इस स्टडी में यह बताया गया कि जो कोल माइंस है जहां पर अक्सर हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं कि भाई एक खड्डा खोदा उसमें से कोल निकाल रहे हैं, अब इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, यानी कोल डस्ट निकलती है। ये बारीक आपके पार्टिकल्स होते हैं कोल के, जिसमें हेवी मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, आर्सेनिक और बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन मिनरल्स का ना केवल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है बल्कि प्लांट्स के ऊपर भी असर पड़ रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसे आपको पता होगा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो होती है लीव्स के थ्रू। अब लीव्स में आपका स्टोमेटा होता है। अब ये स्टोमेटा जो है इस डस्ट के कारण पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वाटर एक्सचेंज कम हो जाता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और इससे प्लांट के अंदर हीट स्ट्रेस जनरेट होता है, और इस हीट स्ट्रेस से प्लांट की डेथ तक हो सकती है, एंड इवन उसकी जो हाइट है वो स्टंटेड रह सकती है। अब इससे ओवरऑल प्लांट के कार्बन अब्जॉर्प्शन के ऊपर असर पड़ रहा है, ऐसा इस स्टडी में बताया गया है। खासकर केमिकल लाइक आपके सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नेगेटिवली इंपेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करें तो ह्यूमन हेल्थ में लंग्स के ऊपर इसका बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है, एंड इवन अगर आप देखें तो आर्सेनिक, मर्करी, लेड, ये सारे ही आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। तो मतलब इससे बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन जैसी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। साथ के साथ हार्ट से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्रीज होंगे। तो कोल डस्ट क्या है? ये आपका एक फाइन पाउडर है कोल का, जो क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पोलराइजेशन के कारण फॉर्म होता है। अब ये इस स्टडी के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर एरिया के आसपास आपको देखने को मिल रहा है माइनिंग साइट के, एंड खासकर अगर हम बात करें सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ये फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, एंड इससे कहीं ना कहीं जो हैबिटेट लॉस है, डिफॉरेस्टेशन है, वैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो कहते हैं कि भी देखो इससे एक्चुअल में होता तो यही है कि वाटर वेपर्स आपके कम रिलीज होते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस कम इफेक्टिव हो जाती है और प्लांट के अंदर ग्रोथ छोटी हो जाती है और उनकी डेथ तक इसमें हो सकती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स हैं? आप
कहीं ना कहीं वाटर स्प्रे का यूज कर सकते हैं, डस्ट बैरियर्स का यूज कर सकते हैं। आप रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करें किस तरह के डस्ट निकल रहा है एंड उसको रोकने के ऊपर आप फोकस कीजिए। जो हॉटस्पॉट एरिया है खासकर उनके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना होगा। आप बफर या रिफॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं जहां पर आपको माइनिंग साइट्स देखने को मिल रही है ताकि डस्ट बहुत ज्यादा दूर तक ना फैले। एंड इवन आपको वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे काफी सारा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी हेल्थ को इंश्योर करना भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, ताकि वो जो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे थे उनको हम रिड्यूस कर सके। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको सभी आर्टिकल समझ में आए हो। अगर समझ में आया हो तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। आइए अब आज की डिस्कशन के बाद एक छोटे से आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। देखिए, जो ये करंट अफेयर्स होते हैं जनरली इसमें आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स को साथ लेके चले। अब ये टॉपिक आप पोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं, आईआर से आप चाइना का टॉपिक रिलेट कर सकते हैं, एंड इवन जो फर्स्ट आर्टिकल था हमारा उसको आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को भी सेग्रीगेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज। तो आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही थी। धन्यवाद।